अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू चैप्टर इन S1 AS लेवल मैथ्स। इसका नाम है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं जो इससे लिंक्ड हैं। हमने पढ़ा है DRV और हमने पढ़ा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक कंडीशन थी कि इन दोनों में फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। ठीक है। सो अगर आपको एक नोट लिखो अपने पास, इफ द सिचुएशन इज सच दैट there are no there are no fixed number of trials, and we are trying to locate the first time the appearance of something, and we are trying to locate the first time the appearance of something। तो उस केस में हम अप्लाई करते हैं, देन वी अप्लाई जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इसको हम शो किस तरह करते हैं कि x इज अ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ब्रैकेट p। ठीक है। तो अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लेट से 1/6 है, तो मैं लिखूंगा x इज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉमा 1/3। ठीक है। आई होप क्लियर है। सही है। अब लेट्स ट्राई क्वेश्चन ताकि बात क्लियर हो जाए पूरी। कि लेट से मेरे पास एक क्वेश्चन है, आई प्ले अ गेम इन विच आई नीड टू थ्रो अ 6 टू स्टार्ट। What is the probability part A, I start on my 4th term, or part B, I have not started after 6 turns। अब देखो, ये सवाल है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। किस तरह पता चला हमें? कि पहली बात तो ये है भाई कि इसमें कोई भी हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं है। ठीक है। सही है, कोई भी फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें दिए हुए नहीं है। सही है। और सेकंड बात ये है कि भाई हमें एक बेसिकली कि फर्स्ट टाइम 6 कब आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करनी है। ठीक है। कि फर्स्ट टाइम 6 कब आ रहा है, इसको हमें देखना है, इसको लोकेट करना है हमें दोनों क्वेश्चंस में। ठीक है। आई होप क्लियर है। तो जब भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से अप्लाई करने से पहले यू शुड नो सम फॉर्मूलाज। ठीक है। जो आपके इस चैप्टर में काम आएंगे। ठीक है। तो पहले फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं। तो अगर मेरे पास x इज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ब्रैकेट बी पी, तो अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r है, तो इसको हम इसका फॉर्मूला होगा Q(r-1) × p, वेयर ऑब्वियसली Q क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अनफेवरेबल आउटकम, और P क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है। और अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन r, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे विद द फॉर्मूला Q⁴ सही है। लाइक वाइज अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर है,
तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1 - Q⁻R की प्रोबेबिलिटी से। अब ये हमारे पास ना 3 फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इन तीनों फॉर्मूलाज से वी कैन डिराइव सम मोर फॉर्मूलाज एज वेल। ठीक है, लेट्स से किस तरह करेंगे हम डिराइव। तो हमारे पास कुल मिला के ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो रूल्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, लेट्स सी। तो पहला रूल क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, इसका फॉर्मूला क्या है, Q⁻R - 1 × P। ठीक है, लाइक वाइज अगर हम बात करें P की पावर, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर क्या है, Q⁻R, हम पढ़ चुके हैं अभी। और थर्ड जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज, अगर मैं इससे निकालूं, इस फॉर्मूले से ही मैं एक थर्ड फॉर्मूला निकालूं, इस फॉर्मूले से ही मैं एक थर्ड फॉर्मूला निकालूं कि अगर मेरे पास आ जाए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो ये क्या होगा फिर। तो भाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर बराबर होगा, इक्विवेलेंट है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन R - 1, जो कि होगा हमारे पास Q⁻R - 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ रूल है वो क्या है भाई, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर, हम पढ़ चुके हैं क्या है, 1 - Q⁻R। अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज खाली लेस देन आर निकालो, तो ये इक्विवेलेंट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू R - 1, जो कि बराबर है 1 - Q⁻R - 1। क्लियर है। अब क्या मतलब है इसका, लेट से मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी है ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात कर रहा है 8n लेस की। ठीक है, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 9, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी क्या हुआ, 8n लेस की बात कर रहा है। सही है, तो ये और ये सेम ही चीज है। ठीक है, दोनों में हम 8 और से लेस की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमें ये बताया भाई कि ये जो है ना, ये जो है इसके इक्विवेलेंट है। सही है, आई होप क्लियर है। मतलब अगर ये 9 है तो ये 9 - 1 यानी 8 है। सही है, और ये उसकी एग्जांपल हमें दी हुई है। ठीक है भाई, तो इस तरह हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास 5 रूल्स हैं जो आपको याद रखने इन द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और यही सारे काम आएंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके अलावा कोई काम नहीं आएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दीज रूल्स थ्रू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। लेट्स से हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या था, देख लेते हैं। वो कह रहा है भाई, आई प्ले अ गेम इन विच आई नीड टू थ्रो अ 6 टू स्टार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आई स्टार्ट ऑन माई फोर्थ टर्न। तो पार्ट ए में मांग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। तो वी नो कि जब हमारे पास ये वाली कंडीशन हो जाए तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है कि एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, यानी एक्स इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए वी नो भाई, पहले हमें पी और क्यू निकालना पड़ेगा। अब देखो पी क्या है भाई, हमें पता है यार कि अगर हमें गेम खेलने हैं, हमें हम डाइस थ्रो कर रहे हैं, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस में 6 आए, नंबर 6 आ जाए।
तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1/6। मतलब डाइस में किसी भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6। तो पी क्या हो जाएगा, 1/6। हेंस हमारे पास क्यू क्या हो जाएगा, 5/6। ठीक है। अब इसको पुट कर दो फॉर्मूले में। कौन सा फॉर्मूला, क्यू की पावर r-1 इंटू पी। मतलब 5/6 की पावर r-1 क्या है, 4-1 इंटू पी। पी क्या है, 1/6। तो 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6। आपके पास आंसर आना चाहिए 125/1296। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 में आपसे बोल रहे हैं, पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि आई हैव नॉट स्टार्टेड आफ्टर 6 टर्न्स। ठीक है। मतलब क्या क्या मांग रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज, आई हैव नॉट स्टार्टेड आफ्टर 6 टर्न्स। ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 6। मतलब 6 के बाद, आफ्टर 6 टर्न्स, 6 के बाद तक भी स्टार्ट नहीं किया। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 6। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू की पावर आर। तो यहाँ पे क्यू क्या है, 5/6 की पावर, आर क्या है, 6। इसका आंसर आपके पास आ रहा है, आप कैलकुलेट करो। 5/6 की पावर आर, तो आंसर आ रहा है 0.33, 0.34। ठीक है। ये आपके पास आंसर आ रहा है फॉर पार्ट बी। ठीक है। तो इस तरह हम अप्लाई करते हैं इन सारे रूल्स को क्वेश्चंस में। ठीक है। लेट्स ट्राई मोर क्वेश्चंस। लेट्स सी। आपको क्वेश्चन दिया हो कि भाई, इफ एक्स इज अ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पी 0.4 दिया हुआ है, सही है। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 3। तो मतलब आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो बहुत ईजी है भाई। यहाँ पर आपके पास पी दिया हुआ है 0.4 और क्यू दिया हुआ है 0.6। दिया हुआ नहीं है, खुद निकाला है आपने बाय ऑब्जर्विंग पी। ठीक है। आपको बताया ना भाई कि पी अगर मेरे पास, सॉरी, अगर मुझे क्यू फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, 1 - पी कर दूंगा। सही है। तो इस तरह क्यू निकाल लिया हमने। तो अब हमें, क्योंकि हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई है, तो हम अप्लाई कर देंगे क्यू की पावर r-1 इंटू पी। तो क्यू क्या है यहाँ पर, 0.6 की पावर r-1। आर क्या है, 3 इंटू पी। पी क्या है, 0.4। तो 0.6 की पावर 2 इंटू 0.4, आपके पास आंसर आ रहा है 0.144। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आप ये सवाल देखो। इसमें हमसे कह रहा है कि आई टॉस अ फेयर कॉइन until I see the first head. The first head. What is the probability that I need part A exactly 3 tosses, part B at least 5 tosses। ठीक है। तो ये सवाल भी बहुत इजी है भाई। इसमें आपसे कह रहा है कि आई टॉस अ फेयर कॉइन अंटिल आई सी द फर्स्ट हेड। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर भी एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं है कि उस पता नहीं है भाई कि वो कितनी बार टॉस करेगा। उसने एक कंडीशन रखी है भी है कि अगर जब तक मैं फर्स्ट अपेयरेंस देख लूँ हेड की, जब तक मैं टॉस को करता रहूंगा। ठीक है। तो हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं है। दैट इज द रीजन कि हमारे पास
एक्स इज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ प्रोबेबिलिटी। अब मुझे बताओ एक फेयर कॉइन में हेड और टेल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ऑब्वियसली 1/2। और क्यू भी क्या होगा? 1/2। सही है। तो यहाँ पे एक्स इज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ब्रैकेट 1/2। सही है। अब क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ए में कह रहा है कि एग्जैक्टली 3 टॉसेस, मतलब एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा क्यू की पावर r-1 इंटू पी। तो क्यू क्या है यहाँ पर? 1/2। पी क्या है? 1/2। सही है। तो सॉल्व करो इसको, आपके पास आंसर आ रहा है 1/8 फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 5 टॉसेस। एटलीस्ट 5 टॉसेस मतलब 5 या उससे बढ़कर। एटलीस्ट मतलब होता है 5 या उससे बढ़कर। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अगेन आपको चेक करो भाई, लुक एट द फॉर्मूलाज। फॉर्मूला क्या बोलने हैं भाई? अब देखो, खुद देखो भाई, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला कि हमारे पास ये तीन जो है ना, ये तीन फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं। ठीक है। इनको तो कभी नहीं भूलना। सही है। और बाकी जो हमने डिराइव किए ना, ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूला हमने बेसिकली डिराइव किया है। ठीक है। तो ये तीन हमारे पास फंडामेंटल फॉर्मूलाज हैं। सही है। तो अब खुद देख लो यार, आपके पास क्या दिया हुआ है कंडीशन कि एटलीस्ट 5 टॉसेस। ठीक है। तो हमने पढ़ा है भाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 क्या होती है? ग्रेटर देन आर क्या होता है? क्यू की पावर आर। सही है। तो अगर लेट से मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ये बराबर है किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4। सही है। क्यों बराबर है? क्योंकि आप खुद चेक करो कि इस केस में भी हम बात कर रहे हैं 5 और उससे ऊपर की, और इस केस में भी हम बात कर रहे हैं 5 और उससे ऊपर की। ठीक है। तो अगर इसको मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, अगर मैं इसको चेंज कर दूं विद दिस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4। क्यों चेंज कर दूं? क्योंकि इसके बारे में ना, मैंने क्यों चेंज किया है इसको? मैंने इस चीज को इसमें क्यों बदल दिया? इसलिए बदल दिया क्योंकि इस केस का ना मेरे पास क्लियर कट एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है, क्यू की पावर आर। सिंपल इसलिए क्योंकि मेरे पास इस चीज का कोई फॉर्मूला था नहीं। तो मैंने जब भी क्या किया, इस कंडीशन को इस कंडीशन में बदल दिया, जो कि इनफैक्ट दोनों सेम हैं, लेकिन इस कंडीशन का ना मेरे पास एक फॉर्मूला था बना बनाया। सही है। तो दैट इज द रीजन मैंने लिखा है इसको यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4। तो अब मेरे पास आर क्या आ गया? 4। ठीक है। तो आप सॉल्व कर दो इसको। क्यू की पावर आर, क्यू क्या है मेरे पास? क्यू है मेरे पास 1/2 की पावर 4। आंसर क्या आ रहा है? 1/16। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है कि मैंने किस तरह किया सॉल्व ये। अच्छा, एक और सवाल करते हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है ये। लेट्स से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एक्स इज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी 0.4 है, कह रहा है फाइंड। पार्ट ए में कह रहा है, ऑब्वियसली अगर उससे पहले पार्ट ए लिखने से पहले आपको पी दिया हुआ है 0.4, तो क्यू क्या होगा? 0.6। ठीक है। फाइंड कर लिया आपने। अब पार्ट ए देखो। पार्ट ए में कह रहा है आपसे कि
फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो बहुत ईजी है, हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कंडीशन हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, जिसको हम सॉल्व करते हैं q की पावर r माइनस वन इंटू पी। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो q क्या है यहाँ पर, 0.6 की पावर r माइनस वन इंटू पी क्या है, 0.4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.6 इंटू 0.4, जो कि बनता है 0.24। ये आपका आंसर आ गया फॉर पार्ट ए। पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4। हम पढ़ चुके हैं भाई कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो एक्स इज ग्रेटर देन आर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू की पावर आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, क्यू क्या था, 0.6 की पावर आर। इसका आंसर है 0.1296। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। तो अगेन बहुत इजी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा, क्यू की पावर आर। क्यू क्या था, 0.6 की पावर आर माइनस वन इंटू पी, 0.4। तो आपका आंसर आ रहा है 0.0311। आई होप क्लियर है। ठीक है, अब पार्ट डी चेक करो। पार्ट डी थोड़ा डिफरेंट है। पार्ट बी में बोलते हैं आपसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6, डंडी है बीच में, और एक्स इज ग्रेटर देन 4। अब ये जो बीच में एक डंडी आई हुई है ना, ये जो साइन है, ये शो करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये शो करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पर। किस तरह, बेसिकली वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4। ये आपसे मांग रहा है वो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेम एज दिस हुआ। ठीक है, तो जब भी ये साइन आया, ये साइन आया ना आपके पास, अपना ये जो साइन है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। सही है, तो इसका मतलब जो है ना, वो सेम एज दिस है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अभी हमने पार्ट सी में आई गेस निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। क्या आ रहा है, 0.031। तो 0.031 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और हमने इसकी प्रोबेबिलिटी आई गेस निकाल चुके हैं हम पार्ट बी में, जो कि आ रही थी 0.1296। तो लिख दो उसको भी, 0.1296। सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ रहा है 0.24। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ना एक और चीज़ पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, तो भाई ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए, यानी मीन निकालने के लिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, 1/p। सिंपल। ठीक है, तो अगर लेट से आपको दिया हो क्वेश्चन कि x इज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी 0.8, तो अगर आपको इसका मीन निकालना हो यानी एक्सपेक्टेशन निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली 1/0.8। जो आंसर आ रहा है 1.25। ठीक है, आई होप क्लियर है। सही है, अच्छा अब लेट से आपको इस क्वेश्चन में ही, सेम ही क्वेश्चन है, और इसमें एक पार्ट दी, ये पार्ट ए था, और पार्ट भी दिया होता आपको भाई कि, सॉरी ये पार्ट ए था, और ये पार्ट बी में आपको दिया होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन एक्सपेक्टेशन एक्स। ठीक है,
तो अब देखो भाई किस तरह सॉल्व करेंगे, क्या मतलब हुआ इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 1.25। अब देखो भाई, क्योंकि हम अभी तक ना, अभी अभी तक S1 में हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट डेटा की, मतलब डेटा अभी तक ना कंटिन्यूअस नहीं हुआ, मतलब हम 1 और 2 की बात कर रहे हैं, और जो इनके दरमियान में चीज़ें हैं ना उनकी बातें नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि अभी तक डेटा हमारा कंटिन्यूअस नहीं हुआ, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ तक हमारा डेटा क्या है, डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह है, जो इनके बीच में पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स वगैरह 1.25 1.3 इस तरह हमारा डेटा कंटिन्यूअस नहीं हुआ। ठीक है, वी हैव डिस्क्रीट डेटा, वी आर डीलिंग विद डिस्क्रीट डेटा, सही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे लिए ये कंपलसरी है कि हम इसको इस तरह लिखते हैं, इसको राउंड डाउन कर दें टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 कर दें। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब पढ़ा है हमने भाई, वी हैव स्टडीड के अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर हो, तो इसका आंसर क्या होता है, 1 - Q⁻R। सही है, तो यहाँ पे P जो है वो 0.8 है, तो Q क्या हो जाएगा, 0.2। सही है, तो अप्लाई कर दो, ये हो गया 1 - Q⁻R। Q क्या है, 0.2 की पावर R, R क्या है 1। सही है, तो 1 - 0.2, आंसर क्या आ रहा है, 0.8। ये आपका आंसर है फॉर दिस पार्ट बी। आई होप क्लियर है। अब एक और सवाल कर लेते हैं। इस सवाल में आपसे बोल रहे हैं कि इफ x is a geometric distribution P and expectation x is equal to 5 for find part A value of P। तो बहुत इजी है कि वी नो भाई कि एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू 1/P, तो मतलब 4 = 1/P। तो P क्या हो गया हमारे पास, 1/4। पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, पार्ट बी में कह रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन x, मतलब वो प्रोबेबिलिटी मांग रहा है ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/4। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो वी नो भाई कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन r होती है इन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम अप्लाई करते हैं Q⁻R। तो इस केस में Q क्या है हमारे पास, P ये है, सॉरी, हाँ ये रुक जाओ, P हमारे पास, हाँ ये है 1/4, तो Q क्या हो जाएगा, 3/4। तो हम अप्लाई कर देंगे 3/4 Q⁻R, यानी 3/4 की पावर 4। आंसर आ रहा है आपका 0.316। ठीक है, अब पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं आपसे, द सेम क्वेश्चन कि फाइंड द लीस्ट इंटीजर n such that probability of x is greater than n is less than 1%। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई है उसने, कि probability ऑफ x इज ग्रेटर देन n इज लेस देन 1%, यानी 1/100। ठीक है, तो हमने पढ़ा है भाई रूल्स में कि अगर हमारे पास probability ऑफ x इज ग्रेटर देन r होता है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग Q⁻R। ठीक है, Q⁻R, सही है। तो यहाँ अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q⁻R, यानी Q क्या है इस केस में,
3/4, तो 3/4 की पावर n इज लेस देन 0.01। सही है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए यू शुड नो हाउ टू अप्लाई लॉग्स इन अ सिस्टम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पे, ये हो गया 3/4 की पावर n, तो हम दोनों साइड्स पे ln लगा देंगे। ठीक है, तो ln की वजह से ये n जो है ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया n ln 3/4 इज लेस देन ln 0.01। ठीक है, और अब सॉल्व किस तरह करेंगे फर्दर, तो ये हो गया n इंटू ln 3/4 क्या होता है, ln 3/4 क्या होता है, तो ln 3/4 सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, हमारे पास होता है -0.29। ठीक है, इस लेस देन ln 0.01 क्या होता है, ये होता है -4.61। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो फॉर n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप खुद देखो भाई, हम इनइक्वालिटी है ये। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसके साथ ही एक नंबर है जिसके पास एक नेगेटिव साइन है, तो जब आप इस नेगेटिव साइन के वाले नंबर को इस तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा n इज लेस देन इक्वल टू -4.61 अपॉन -0.29। और क्योंकि आपने नेगेटिव साइन वाले नंबर को इधर भेजा, तो इसका साइन जो है ना वो इस तरफ घूम जाएगा, n इज ग्रेटर देन हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 4.61 अपॉन 0.29, जो आंसर आ रहा है 15.9। तो अब मुझे बताओ 15.9 से वो कौन सा बड़ा इंटीजर है उसके फौरन बाद जो आता है होल नंबर। सही है, तो वो है हमारे पास n इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया फॉर दिस पार्ट सी। आई होप क्लियर है। तो ये था पूरा चैप्टर ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप क्लियर है। ठीक है, द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।